नाम क्या हुआ आपका? गीता पांडे। मैम 2012 के बाद से यहाँ कर्मचारी लगातार कह रहे हैं कि सैलरी सही से नहीं मिली, पीएफ नहीं मिला, आगे क्या आप लोग प्लान कर रहे हैं? हाँ, सैलरी नहीं मिली ना पीएफ मिला, सब भाग गए यहाँ से। सारा शहर से सब पीछे वाले गेट से भाग गए। यहाँ है ही नहीं, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, पीछे वाले गेट से बता रहे भाग गए सब लोग। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग? जी, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन हाँ, जो यहाँ के मैन थे सब भाग गए हैं। तो अभी आगे की आप लोग क्या प्लान? अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। चोर सरकार हैगी, कुछ नहीं कर रही हम लोग के लिए। इतने साल से नौकरी करे, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। क्या दिया? कुछ नहीं दिया हैगा। जब तक शरीर में दम था तब तक अनिकी करे, और आज सब चले गए। आगे भी चोर है, किसी को वोट नहीं देंगे, किसी को कुछ नहीं करेंगे। हम लोग बीजेपी को सब वोट देते थे, क्या किया उन लोग ने हम लोग के साथ में? सब अच्छे दिन चले गए, ये हम लोग को मार दिए, सब बेसहारा करके चले गए। क्या करेंगे हम लोग अब? वो बाबा जो बैठे वो क्या करेंगे? हम लोग को लेके चलो उनके पास में, चलेंगे चलेंगे हम लोग। क्या करेंगे? क्या करेंगे? ले चलो हमको, अभी हम चलते हैं। चलो तुम लोग मीडिया वाले हो ना, ले चलो हमको वहाँ पे, ले चलो। चाहे आज हम लाएंगे चाहे ये रहेंगे। क्या सत्ता पर नहीं किया, सरकार खुद दिख गई आएगी, खुद दिख गई। इतने साल से केस चल रहा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ हैगा, कुछ नहीं हुआ। आज मेरा सामान भी हाउस के अंदर बंद है, मुझे जाने नहीं दिया। हाँ, मेरा पैसा, मेरा हर चीज गहने आने के पड़े हुए हैं वहाँ पे। पीछे वाले गेट से भाग गए, अब हम कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? सरकार चोर रहेगी, चोर है, चोर है सरकार। गरीबों का सहारा बन रही है सरकार। इतने कर्मचारी कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे? अपनी जेब भल्ली है। हाँ, अपनी जेब भल्ली है। मिल रहा है पैसा, नेताओं को मिल रहा है पैसा खाने के लिए। नेताओं को पैसा मिल रहा है, क्या करेगी नेता? क्या करेगी नेता? मार डालेगी, मार डालेगी, मार डाले नेता। घर बर्बाद कर दिया। हाँ, घर बर्बाद कर दिया हम लोग का। इतने सारे लोग, हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ? कहाँ जाएंगे? पीएफ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कबाड़ बेच के सब अपने खा लिया पैसा, सीनियर लोग खा लिए। साले औलाद क्या करेंगे हमारे? यानी की नहीं हुई, हम लोग यहाँ बैठे हैं, अधिकारी पीछे वाले गेट से निकाल दिए। साले मार नहीं हिंजड़े, क्या करेंगे? हमारा मार डालेंगे, मारे यानी कि हमको, मारे यानी कि क्या? आराम से बोला, क्या मिला हम लोग को? क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हम लोग को। समझ में आया ना? कोई होली ना कोई दीपावली, बच्चे छोड़ के आते थे। 6 महीने की बेटी थी। हाँ, कोई त्योहार हम लोग दीपावली होली जाने हैं, लेडीज होके आती थी मैं ड्यूटी। कभी 10 रुपए दिए हम लोग को मालिक ने की, कभी 10 रुपए नहीं दिए। बेटी की शादी करने 50,000 के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, मालिक ने दिया नहीं। हाँ, दिन रात मरते रहे। यानी कि हम, हमारा सामान अंदर है, हमारा सामान निकलवा दीजिए। ऐसा चोर यानी कि औलाद है। इस जन्म में तो भोग रहे, अगले जन्म में भी भोगेंगे। गाड़ी कमाई की पैसा था, यानी कि बैठ के नहीं, यानी कि पैसा देते थे, बैठ के पैसा नहीं देते थे। हमारा सामान है, वहाँ से हमारा सामान निकलवाइए। आप चलिए हाउस में, हमारा सामान रखा हुआ है, हमारा यानी कि सामान निकलवाइए। नमस्कार। अक्टूबर माह में सहारा से जुड़े कई प्रमुख केस की सुनवाई होनी है, जिससे कि सहारा के निवेशकों का, कर्मचारियों का, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो भी हाल ही में सहारा सिटी के नगर निगम के द्वारा अटैच करने के खबर के बीच में बेरोजगार हुए हैं, उनको भी इस सुनवाई और सुनवाई के बाद जो आदेश है उससे बहुत बड़ा राहत मिल सकता है, ऐसा मैं पॉजिटिव नज़रिया रखता हूं। साथ ही में बात करेंगे हम लोग 14 अक्टूबर जो सुनवाई होनी है सेबी सहारा केस में, उसमें जो टर्म शीट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 7 अक्टूबर को यानी कल एक सुनवाई होनी है। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्सेज इनकम टैक्स विभाग के बीच में ये केस चल रहा है। पिछली सुनवाई में आयकर विभाग ने कुछ हफ्तों का समय मांगा था हलफनामा देने के लिए। कल वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आयकर विभाग की तरफ से रखा जा सकता है। फिर अगला 10 अक्टूबर को पिनाक पानी मोहंती केस की सुनवाई होनी है, और अगली किस आईए पर सुनवाई होगी, किस याचिका पर केस को सुना जाएगा, अभी इसको मेंशन नहीं किया गया है। फिर भी उम्मीद है कि अगले 2 दिन के अंदर प्रमुख आईए को मेंशन करते हुए इसकी भी सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। और 14 अक्टूबर आप जानते ही हैं कि सेबी सहारा का एक प्रमुख केस, जिसमें कि एक टर्म शीट भी कोर्ट के समक्ष रखा गया है, और वो प्रॉपर्टी डील को लेकर के है। तो बहुत ही प्रमुख केस है। सेबी सहारा का 14 अक्टूबर के दिन सुनवाई होनी है, और इसका पूरे देश के सहारा के निवेशकों और कर्मचारियों पर असर पड़ने वाला है। और फिर 15 अक्टूबर को सहारा इंडिया फाइनेंशियल
कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रमुख केस सुना जाना है, जिसमें कि RNBC NBFC के लाइसेंस को लेकर के सतीश कुमार सिंह, जो कि सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की तरफ से याचिका उन्होंने लगाई थी और रिस्पॉन्ड करना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो उनके तरफ से 15 अक्टूबर को जवाब दाखिल किया जाना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लाइसेंस को लेकर के कि क्या होता है 15 अक्टूबर के दिन सहारा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस केस में। और एक महत्वपूर्ण केस जो कि सुब्रत राय सहारा के तरफ से यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में रिट पिटीशन क्रिमिनल याचिका लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये उस दौर में लगा था जब गिरफ्तारी हुई थी। 2019 से ये केस लगभग बंद पड़ा था। उसकी भी सुनवाई का डेट 17 अक्टूबर टेंटेटिव लिस्टिंग किया गया है। अब देखिए कि इस केस में क्या बचा है और उस दिन की सुनवाई में क्या जजमेंट आता है। जैसा आप थंबनेल पर देखे हैं कि सहारा का भुगतान निवेशकों के द्वार द्वार पर जाकर के सहारा की तरफ से किया जाएगा और सहारा के एजेंट पहले की तरह सभी के दरवाजे पर जाकर के सहारा के लिए फिर से काम करते हुए नजर आएंगे। ऐसा सहारा के तरफ से प्रमुखता से बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से सोशल मीडिया के समक्ष अपनी बात रखने वाले जगदीश प्रसाद जी की तरफ से ये कहा गया है। छोटा सा क्लिप है, ऑडियो सुन लीजिए आप। और कभी भी मुख्यालय के द्वारा किसी भी जमाकर्ता के एडवाइस को नहीं रोका गया, क्योंकि फंड नहीं है, इसकी वजह से वो भुगतान कहाँ से करें, इसके कारण वो पेमेंट नहीं हो पा रहा है। और कल जब इस डील के माध्यम से 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जब हमारे पास संस्था के पास फंड की उपलब्धता हो गई, तो हम सेम डे विद इंटरेस्ट अपने सम्मानित जमाकर्ताओं को उसका भुगतान उसके घर पर पहुंचाने का ताकत क्षमता रखते हैं। अगर कोई भी संस्था अपने निवेशकों के लिए कुछ भी अगर बेच रहा है तो बड़े दिल वाला है, क्योंकि आज तक हिंदुस्तान में कोई संस्था ने ऐसा नहीं किया। वो तो अपना निपटा निपटू के निकल लिए और संस्था का अता पता नहीं रहा और निवेशकों को मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसा सहारा इंडिया परिवार में नहीं होगा। सहारा के एक एक निवेशक को पाई का हिसाब होगा और निश्चित ही रूप से होगा। ऐसी सूचनाएं भी हैं कि जो कारोबार संस्था का रुका हुआ है वो कारोबार करने का अनुमति जैसे ही ये फंड की उपलब्धता होगी, कोर्ट के माध्यम से या रेगुलेटर के माध्यम से जो लगाया गया रोक है, प्रतिबंध है, वो ऑटोमेटिक हट जाएंगे और फिर दोबारा से आप अपनी सेवाएं, हमारे कार्यकर्ता अपनी सेवाएं निवेशकों के दरवाजे पर जाकर देना शुरू करेंगे। तो ये आपने ऑडियो सुना और ये बहुत ही महत्वपूर्ण 2 लाइनें उन्होंने कही हैं। एक पॉजिटिव मैसेज देने की बात सहारा के लोगों के बीच में उन्होंने रखी हैं, लेकिन जो टर्म शीट है उसमें जो कुछ लाइनें हैं उस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में कि जो भुगतान के लिए, सैलरी के लिए और कुछ अगर सहारा के ऊपर लोन वगैरह है उसको देने के लिए ये बातें जो लिखी गई हैं, इसको लिखने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। जैसे CRCS पोर्टल को लेकर के देश में कई जगह केस किए गए, छोटी अदालतों में केस पहुंचे, तो उस पर सरकार को और उस कमेटी को जो पोर्टल की देखरेख कर रही थी रिटायर्ड जज R सुभाष रेड्डी जी और गौरव अग्रवाल जी, उसका जवाब न देना हो, निवेशकों की समस्याओं को हल न करना हो, इसके लिए एक स्पेशल याचिका प्रेयर IA के माध्यम से की गई थी कि पोर्टल से जुड़ी जितनी भी शिकायतें दर्ज कराई गई हैं पूरे भारत के अंदर उस पर रोक लगा दी जाए। तो ठीक उसी तरह से इस टर्म शीट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष फिर से प्रेयर किया गया है कि सहारा ग्रुप के ऊपर केस जो चल रहे हैं पूरे देश के अंदर उस पर रोक लगा दी जाए और एक स्पेशल कमेटी रजिस्ट्रार अथॉरिटीज और कोई बड़े अधिकारी की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में रख दी जाए, जो कि इन सभी केस को वो देखरेख करें। लेकिन उसमें भुगतान, सैलरी और सहारा की जो अन्य लोन वगैरह की देनदारी है जो रखा गया, ये सरासर गलत है। जब सहारा ग्रुप अडानी ग्रुप को अपनी 88+ प्रॉपर्टियां बिक्री कर रही हैं, अब उसमें अंदर मैं नहीं जाना चाहूँगा कि कितनी विवादित है क्या है, लेकिन जब प्रॉपर्टियां जब बिक्री की जा रही हैं, यानी कि पैसा सहारा ग्रुप के पास आएगा, वैल्यूएशन उस सीलबंद लिफाफे में होगा, लायबिलिटी कितनी है आपकी ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। अगर सहारा का भुगतान करने का नीति और नियत स्पष्ट होता तो ज्वाइनिंग पॉइंट बहुत मायने रखता है।
इसका भी जिक्र होता, क्लूसाप कितनी देनदारी है उसका भी जिक्र होता। सब मिलाकर के सहारा के ऊपर निवेशकों का ब्याज सहित पैसा और अपने मीडिया कर्मचारी, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया सभी शामिल हैं, और सहारा के पूरे देश के अंदर काम कर रहे जितने भी कर्मचारी हैं, किसी भी विभाग के कर्मचारी हों, उन सभी को कितना देना है, कितना पीएफ का बकाया है, कितना ग्रेच्युटी का देना है, कितना रेंट देना है, कितना बिल देना है। अगर इसका ब्यौरा दिया गया होता और उसमें ये भी लिखा गया होता कि हम ब्रांच से भुगतान करना चाहते हैं, हमारे पास फंड की कमी है और जब ये डील पक्की होगी तो इतना पैसा सहारा के पास आएगा, इस पैसे से हम ये भुगतान सभी का करने जा रहे हैं, सभी का पाई पाई हम चुकता करने जा रहे हैं। हम अपना बिजनेस फिर से पूरे भारत के अंदर लॉन्च करने जा रहे हैं, अपने ब्रांच के माध्यम से भुगतान करेंगे और एक नया बिजनेस मॉडल ला करके हम बिजनेस भी करेंगे। अगर नीति और नियत सही रहती तो इस तरह से प्रपोजल रखा गया होता। उसमें कमेटी भुगतान कैसे देखेगी? जैसे सीआरसीएस पोर्टल के कमेटी के कर्ता धर्ता रिटायर्ड जज और न्याय मित्र देख रहे हैं, उसी तरह से उनको क्या पता, जैसे कि सीआरसीएस पोर्टल के कमेटी को कुछ भी नहीं पता है और 100 में 98% लावारिस हैं निवेशक। मैंने आंकड़ा बताया था कि लगभग 5,43,00,000 आवेदनकर्ता में से लगभग 4.5 करोड़ से ज्यादा, उनका कोई ब्यौरा देने वाला ही नहीं है 2 साल में, और ना ही सुप्रीम कोर्ट लेना चाहता है, ना ही वो कमेटी देना चाहती है। अगर सहारा अगर ईमानदार रहती, उसकी नीति नियत स्पष्ट रहती, तो कम से कम वो निवेशकों को वैध तो अपने डाटा के दम पर बना देती कि ये वैध हैं, समय आने पर इनका भुगतान होगा। उनका तो डाटा ही नहीं है। उन सभी निवेशकों को जिनकी डेफिशिएंसियों की वजह से पैसा नहीं मिल पा रहा है, अवैध निवेशक का धारदार तलवार उनके ऊपर बॉन्ड पे लटका हुआ है, उसके बारे में उस टर्म शीट में एक लाइन दे दिया गया होता कि उसका डाटा सही करते हुए भुगतान करने के लिए हमको ब्रांच खोलना पड़ेगा, तो हमको ब्रांच से भुगतान करने का भी आदेश दिया जाए ये डील पक्की होने के बाद। ये चीजें स्पष्ट हैं कि नहीं? ऐसा होना चाहिए था कि नहीं? मैंने पिछले 2 वीडियो में कुछ बातें कही थी कि जो कमेटी बनेगी, बने कमेटी, लेकिन उसमें सहारा के सीनियर एजेंट हों, विशेष करके जो भी सीनियर एजेंट वहां पर रिट पिटीशन आईए लगाने में कामयाब हुए हैं, वो तो उस कमेटी के हिस्सा हो ही, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेहतर तैयारियों से सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे। अगर वो रहेंगे तो पूरे भारत के अंदर पूरे पारदर्शी तरीके से सबका ब्याज सहित भुगतान होगा। और इस बात से मैं इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता कि सुप्रीम कोर्ट सही दिशा पर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं जानता, सिर्फ वो सेबी सहारा केस में सेबी के कंटेम्प्ट पिटीशन 24,000 करोड़ रुपए से सिर्फ इत्तेफाक रखता है, बाकी चीजों की उसको जानकारी नहीं है। इसको मैं बिल्कुल नहीं मानता। पिनाक पानी मोहंती केस में सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए पहली बार देना और दूसरी बार स्वीकृत कर देना, आदेश पारित कर देना, सिर्फ इतना ही पिनाक पानी मोहंती केस में जज का रोल है। इसके अलावा उनके पास कोई भी जानकारी नहीं पहुंचती। इसको भी मैं नहीं मानता। इन दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट के जज की भूमिका ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जब आपके बेंच तक एजेंट के आईए पहुंच गए, आपने शामिल कर लिया कि सरकार के आईए के साथ इसकी सुनवाई होगी, यानी कि आपने उस आईए पर विचार कर लिया, समझ लिया, तो फिर वो अलग क्यों होगा? आपकी नजर में सरकार के आईए के महत्व के बराबर करोड़ों निवेशकों के बीच से निकल करके गए एजेंट के आईए का महत्व नहीं है, तभी तो, यानी कि जनहित आप नहीं सोच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बहुत राजनीतिक मामलों में स्वतः संज्ञान लेता है और वहाँ टेबल पर सीनियर एजेंट की तरफ से याचिकाएं आईए पहुंची हैं, डॉक्यूमेंट उनके टेबल पर मौजूद हैं, लेकिन उनकी डेट की सुनवाई की लिस्टिंग तक नहीं की जाती। लिस्टिंग होती है तो सुनवाई भी नहीं होती है। क्यों? ये सुप्रीम कोर्ट की गलती है कि नहीं? जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज सीजेआई कहते हैं कि हम सोशल मीडिया पर नहीं जाते, हम न्यूज वगैरह नहीं देखते, लेकिन नेपाल में जो हुआ था उस पर जो है सीजेआई ने चर्चा कर दी राष्ट्रपति के रेफरेंस के सुनवाई के दौरान। नेताओं को एक प्रकार से उन्होंने धमकाने की कोशिश भी की, उदाहरण देकर कि वहां देखिए क्या हो रहा है वहां के वित्त मंत्री नेताओं के साथ, जबकि पक्ष विपक्ष सबको वहां की जैन जी यानी युवा ब्रिगेड ने सबक सिखाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हमारे भारत के सीजेआई ये कहना भूल गए कि वहां के सुप्रीम कोर्ट में भी क्या हुआ, वहां की जैन जी सुप्रीम कोर्ट को भी जला दी, यानी न्याय से भरोसा वहां पर भी
उठा लोगों का, निष्पक्षता सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली, वहां पर नहीं देखने में आए। 14 अक्टूबर को सुनवाई होनी है, अभी बेंच का गठन भी नहीं हुआ है। उसमें बेला एम त्रिवेदी जी हैं, जो कि 16 मई को उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। उनके जगह कौन से सीनियर जज उसमें होंगे अभी मेंशन नहीं किया गया है। इतनी बड़ी केस की सुनवाई 14 अक्टूबर को होनी है, लेकिन अभी बेंच गठित नहीं हुआ है। हमारे सीजेआई महोदय पूरे भारत के अंदर 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग हैं, उसको जल्द से निपटाने के लिए प्रयास करने की बजाय छुट्टियां मनाने मॉरिशस गए हैं। मेरा हक है आलोचना करने का। आपके देश के अंदर करोड़ों लोग न्याय पाने के लिए आपकी तरफ देख रहे हैं। आप उन चीजों पर विचार करने के लिए नहीं आगे आते हैं कि देश में तेजी से सुनवाई आगे बढ़े, ताकि लोगों को न्याय जल्द से जल्द मिल सके। करोड़ों निवेशक सहारा के हैं, लाखों कर्मचारी परेशान हैं, पैसे पैसे के लिए मोहताज हैं। उस बेंच का गठन करना और उसको फाइनल टच देना, ताकि इन करोड़ों लोगों को रिलीफ मिल सके। उसमें पारदर्शी तरीके से सभी के भुगतान के लिए, सैलरी के लिए भुगतान, वो भी ब्याज सहित हो सके। उस केस पर मंथन करने के लिए आप समय नहीं दे रहे हैं और छुट्टियां मनाने विदेश चले गए। तो आपका निजी मामला है, जाइए, लेकिन आपका कर्तव्य है, आप देश के सीजीआई हैं या पहले के जो सीजीआई रह चुके हैं, कर्तव्य है कि लोगों के पैसे और समय, जो सबसे ज्यादा कीमती है, पैसे से भी ज्यादा, जिसको आप न्याय देने में वर्षों वर्षों लगा देते हैं, उनका समय और पैसा दोनों आपकी वजह से बर्बाद हो रहा। आपसे अपेक्षा है ना, पूरे भारत के प्रत्येक लोग जो न्याय के दरवाजे तक पहुंचे हैं, न्यायपालिका उनको न्याय दे सकती है, उस आस में वहां पहुंचे हैं। उनके हित के लिए आप नहीं सोचते, लेकिन इतना ज्यादा प्रत्येक मामलों पर टिप्पणी करना, कहीं भी आप जा रहे हैं वहां पर सिर्फ टिप्पणियां करना, जबकि आप ऐसे जगह पहुंचे हैं जहां से कि करोड़ों लोगों को त्वरित न्याय देने में आप सक्षम हैं और दिला सकते हैं, उस पर काम नहीं कर रहे हैं। तो कैसे न हम सुप्रीम कोर्ट को दोषी समझें। और सहारा के लिए सोशल मीडिया पर बात रखने वालों, सबका पैसा निवेशकों का ब्याज सहित मिल जाए, ज्वाइनिंग पॉइंट का समाधान हो जाए, मल्टीपल मेंबरशिप का समाधान हो जाए, जो आज इस दुनिया में नहीं है उनके परिवार को डेथ क्लेम करने का मौका मिले और उनका पैसा मिल जाए, इतना बड़ा काम सब हो जाए, यही उम्मीद है। सबका पाई पाई ब्याज सहित भुगतान हो जाए, ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन सहारा के लोगों, बताओ, 3 महीने लगभग हो गए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को वहां धरना प्रदर्शन करते हुए। वहीं पर प्रबंधन तंत्र के लोग प्रत्येक दिन आते जाते हैं, उनसे संपर्क नहीं किया, उनको समझाने का, मनाने का, उनके लिए कुछ पैसों का प्रयास ही नहीं किया गया। तो कैसे मान लें कि भुगतान दरवाजे दरवाजे ब्याज सहित सहारा पहुंचाएगी। सहारा शहर के कर्मचारी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। प्रबंधन ठगों और चोरों की तरह छुपा हुआ है, उनसे प्रबंधन तंत्र का कोई मिलने नहीं आता है कि आप आश्वस्त रहिए, सहारा कहीं नहीं जाएगी। बहुत जल्द समाधान सहारा ग्रुप और रानी ग्रुप के बीच में जो डील हो रही है उससे होने जा रहा है। सबका जॉब बचेगा, सबकी नौकरी हम बचाएंगे, सबका भुगतान भी करेंगे। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है सहारा शहर के अंदर उन कर्मचारियों के पास सहारा प्रबंधन के लोग? सहारा के लोग सोशल मीडिया पर जो पॉजिटिविटी की बात करते हैं वो जवाब अवश्य देंगे। आप लोग दुकानें बंद कराना चाहते हैं तो दुकानें ये खुलने ही क्यों दिया? ऐसा अवसर क्यों बनाया कि सहारा के विरुद्ध में दुकानें ही खुल जाएं? 2012 से कितना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सहारा प्रबंधन ने किया है। 24,000 करोड़ रुपए जो जमा करना था वो लगातार 2021 तक बिजनेस अच्छे तरीके से करते आई पूरे देश के अंदर, तो 24,000 करोड़ रुपए सहारा नहीं जमा किया। और अब कहते हैं कि 14 अक्टूबर के सुनवाई के बाद आदेश का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट की वजह से सब मामला फंसा है। 12 से 14 साल कितना आदेश का अमल सहारा ने किया है कि ये उम्मीद की जाए कि इस बार अगर आदेश सुप्रीम कोर्ट कर देती है उसको अमल में ला करके सहारा दरवाजे दरवाजे भुगतान करेगी। और वो कैसे जस्टिस हैं, कैसे वो सुनवाई करते हैं कि खुद के दिए गए आदेश पर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगली सुनवाई की डेट में उसका वो पता भी नहीं करना चाहते। सहारा का इतना बड़ा मामला, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, सभी लोग, निवेशक रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कर्मचारी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। क्या ये देश के सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हो, चाहे वो सीनियर जस्टिस हो, उनकी आंखों के सामने ये चित्र नहीं पहुंचता, ये आवाजें नहीं पहुंचती? 500 करोड़ से ज्यादा शादी में खर्च करने वाला सहारा का कर्ता धर्ता का परिवार, करोड़ों लोगों के पैसे
ठग के उनके बेटे बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए पैसा ही नहीं छोड़ा। ये भी तो एक सच्चाई है ना। सेलिब्रिटीज को इकट्ठा करने में ध्यान दिया गया। किसी के दरवाजे पर करीब के बारात समय से आ जाए, समय से पढ़ाई लिखाई हो जाए, परिवार के घर मकान बन जाए, समय से शादी हो जाए, बच्चों को जॉब मिल जाए, जो अपने सपनों को सहारा के कदमों में रख दिया, वो उन पैसों से सपनों सरीखा मैरिज इवेंट करते हैं। और यहाँ किसी का हार्ट का ऑपरेशन नहीं हो रहा है, कोई 70 वर्ष से बुजुर्ग है, सहारा के लिए दिन रात काम किया है, अपनी पूरी पेंशन, अपने परिवार का पूरा कमाई सहारा में 3 करोड़ 4 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए लोग जमा करके तरस रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और वहाँ कई 100 करोड़ रुपए बर्बाद करके अपना सपना पूरा किया गया और निवेशकों के सपनों को चूर चूर कर दिया गया। और देखते हैं कि फिर ये न्याय तंत्र समझदारी से काम करता है कि फिर वो कपिल सिब्बल जी के ही आर्गुमेंट को सुनता है या करोड़ों निवेशकों और लाखों कर्मचारियों के हित के जुड़े आईए और पिटीशंस पर भी सुनवाई करने की सोचता है। चलिए, बहुत जल्द, ज्यादा नहीं, 1 सप्ताह और सब कुछ क्लियर होता नजर आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।